हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 14 के शुरुआत में लन ताओ डोंगयन से कहता है कि तुम भी एनसी को पसंद करते हो ना, तो फिर तुम्हें मुझे उससे पैचअप करने के लिए मनाना नहीं चाहिए। डोंगयन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं चाहता था कि तुम लोगों का ब्रेकअप हो जाए ताकि मैं इस बात का फायदा उठा सकूं। लन ताओ कहता है कि मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। डोंगयन कहता है कि किसी को पसंद करना कोई बुरी बात नहीं है। मुझे लगता है कि एनजी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर तुम दोनों साथ में नहीं होते तो मैं सीरियसली एनजी को चेस करता, लेकिन अब तुम दोनों साथ हो तो तुम्हारा सीनियर और दोस्त होने के हैसियत से मैं तुम दोनों के लिए वाकई में ही बहुत खुश हूँ। मुझे नहीं मालूम कि आखिर तुम दोनों के दरमियान हुआ क्या है, लेकिन मैं वाकई में ही चाहता हूँ कि तुम दोनों का दोबारा पैचअप हो जाए। क्या हर मसले का ब्रेकअप ही बेस्ट सोल्यूशन है? अब लन ताओ अपना हर काम लेफ्ट हाथ से करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। आज एनजी जब मार्केट आती है तो उसकी नजर इसी डम्पलिंग स्टॉल पर पड़ती है। इस स्टॉल को देखकर एनजी को अपनी और लन ताओ की बहुत सी अच्छी यादें याद आती हैं। आज चल लन ताओ के लिए इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर ले आता है, जिसको खुद हैंडल करके लन ताओ भी अच्छा महसूस कर रहा होता है। लन ताओ आज अपने सीनियर के लिए जब कॉफी बना रहा होता है तो इसके हाथ से चीजें गिरी जा रही होती हैं। अपने हाथ को यूं देखकर लन ताओ बहुत ज्यादा डर जाता है। यहाँ पर होंगशाओ आती है तो लन ताओ होंगशाओ से कहता है कि कॉफी बनाने में तो मेरी मदद कर दो, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। लन ताओ जब काम से फ्री होता है तो चन पहले से इसको लेने के लिए यहाँ पर मौजूद होता है। चन लन ताओ से ऐसे ही नॉर्मली बातें कर रहा होता है तो लन ताओ चन से कहता है कि मैं अपना सीधा हाथ अब बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा। यह सुनकर चन भी घबरा जाता है। एनसी बहुत उदास होती है। बाओ जब काम से फ्री होकर जा रहा होता है तो एनजी को कहती है कि क्या तुम्हारे आज रात के कोई प्लान्स हैं? बाओ कहता है कि नहीं। अब चन लन ताओ को स्प्लिट पहना देता है। लन ताओ कहता है लेकिन बाजू की इंजरी को ठीक होने में 3 महीने लगते हैं। ये तरीका 3 महीने से ज्यादा काम नहीं करेगा। अगर तब तक मेरा लेफ्ट हाथ भी खराब हो गया तो चन कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तब भी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। लन ताओ ये सुनकर मुस्कुराने लगता है और कहता है कि वाकई में ही इसको देखकर पता नहीं चल रहा, जब भी मैं बाहर जाऊंगा तो इसको पहनूंगा। सन कहता है कि तुमने एनसी से तो ये बात छुपा ली है, लेकिन तुम्हें अपने पेरेंट्स से ये बात नहीं छुपानी चाहिए। हम मिलकर कोई ना कोई हल तलाश कर सकते हैं। वैसे भी ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसको तुम लंबे अरसे तक अपने पेरेंट्स से छुपा सकते हो। क्या तुम उस वक्त तक इंतजार करना चाहते हो जब तुम बिल्कुल भी मूव ना कर पाओ? क्या तुमने सोचा है कि जब वो तुम्हें उस हालत में देखेंगे तो उन पर क्या बीतेगी, क्योंकि वो तो इसके लिए मेंटली तैयार ही नहीं होंगे। जिस दिन से तुमने मुझे बताया उस दिन से मैं भी बहुत परेशान हूँ, यहाँ तक कि मैं रात को सही से सो भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे डर लगा रहता है कि अगर तुम कहीं गिर गए और मैं तुम्हारी मदद के लिए मौजूद ना हुआ तो हम क्या करेंगे। लन ताओ बात बदलते हुए कहता है कि मुझे भूख लगी है, हम चलकर खाना खाते हैं। एशियन एनसी को घर पर लेकर आ रही होती है। एनसी ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है आज। एशियन कहती है कि तुम अपने साथ बाओ को ड्रिंक करने के लिए क्यों ले गई, तुमने तो आज उसको डरा ही दिया था। अभी भी एनसी और ड्रिंक मांग रही होती है। इसका शोर सुनकर डैड भी जाग जाते हैं। डैड कहते हैं कि इसने आज इतनी ड्रिंक क्यों कर ली है। एशियन कहती है कि आज हम साथ में ड्रिंक करने के लिए गए थे। एनसी अपने डैड से कह रही होती है कि डैड अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं अकेले सर्वाइव कर सकती हूँ, सिर्फ लन ताओ ही तो है, क्या मैं उसके बगैर नहीं जी सकती? एशियन इसका मुंह बंद करवा रही होती है, लेकिन डैड लन ताओ वाली बात सुनकर बहुत हैरान होते हैं। एशियन कहती है कि इसने ज्यादा ड्रिंक कर ली इसलिए इस तरह की बातें कर रही है। अगली सुबह लन ताओ जब ऐसे ही ऑफिस आता है तो शेंग पूछता है कि तुम्हारी बाजू को क्या हुआ है? तो लन ताओ कहता है कि मैं फुटबॉल खेलते हुए नीचे गिर गया था। शेंग कहता है कि अगर तुम्हें मदद की जरूरत हुई तो बताना। इतने में लीडर लन ताओ को आकर अपने पास बुलाते हैं। लीडर लन ताओ से पूछते हैं कि आखिर ये सब क्या है? तो लन ताओ कहता है कि मेरा राइट हाथ बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। लीडर कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलकर किसी से मिलना है। अब डैड एनसी पर गुस्सा कर रहे होते हैं कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, लेकिन तुमने अपने डैड को ये बात बताई ही नहीं। एनसी कहती है आपको मालूम हो तो गया है। डैड कहते हैं लेकिन तुमने तो मुझे नहीं बताया ना। एशियन कहती है किसने बताया तो था जब ये कल रात ड्रंक थी। डैड कहते हैं कि क्या लन ताओ ने तुम्हारे साथ ब्रेकअप किया है? तो एनसी कहती है कि नहीं, मैंने ब्रेकअप किया क्योंकि अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। डैड कहने लगते हैं कि सारी तुम्हारी गलती, मैं लन ताओ को जानता हूँ, बहुत अच्छा लड़का है, उसने मेरी सर्जरी के पैसे भी पे किए। बात पैसों की नहीं है, बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की है जो उसने उठाई है। एनसी कहती है कि इसका मतलब है कि अगर उसने आपकी सर्जरी के पैसे पे किए हैं तो अब मैं उसके साथ ब्रेकअप नहीं कर सकती, मुझे उसके साथ शादी करनी होगी। डैड एनसी को ही डांटे जा रहे होते हैं कि तुमने गलत फैसला किया है। एनसी एशियन और अपने डैड से कहती है कि आप दोनों ही लन ताओ के पास नहीं जाएंगे और अगर आप गए तो मैं आपसे फिर बात नहीं करूंगी कभी। ये कहकर एनसी अपने रूम में चली जाती है। अब मिस्टर वे लन ताओ को अपने साथ डॉक्टर वू से मिलवाने के लिए लेकर आते हैं। लीडर कहते हैं कि डॉक्टर ने हमें सारी सिचुएशन अच्छे से समझाई है, लेकिन हम इस बीमारी को फार्मास्यूटिकल रिसर्च के लिहाज से भी जानना चाहते हैं कि क्या कोई ऐसी मेडिसिन है जो एएलएस के खिलाफ काम कर सके। डॉक्टर वो कहते हैं कि हमारी लैब एएलएस के प्रोजेक्ट पर काम तो कर रही है, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है। लन ताओ कहता है कि मुझे डॉक्टर ने बता दिया है कि मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। लीडर कहते हैं कि आपको इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए पैसों की जरूरत है। तो डॉक्टर वो कहते हैं कि पैसा तो इस प्रोजेक्ट का सिर्फ एक हिस्सा है, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजों को देखना
पड़ता है ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है। हो सकता है कि इसकी मेडिसिन बनाने में 10 साल या उससे भी ज्यादा का वक्त लग जाए। जब ये दोनों यहाँ से वापस आ रहे होते हैं तो लीडर लिंदाओ को इनकरेज करते हुए कह रहे होते हैं कि डॉक्टर वू की लैब ALS के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और भी बहुत सारी डिजीज के बारे में बता रहे होते हैं जिनका पहले कोई इलाज नहीं था लेकिन अब उनका इलाज हो रहा है। हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जब ये दोनों कार में बैठ जाते हैं लिंदाओ कहता है कि मेरे पास सिर्फ 3 से 5 साल का टाइम है, मेरे लिए अब वक्त लिमिटेड हो गया है। लीडर कहते हैं कि 5 साल का अरसा भी छोटा तो नहीं है, तुम्हें खुद पर थोड़ा सा भरोसा रखना चाहिए। मैं इस फील्ड में डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स तलाश कर रहा हूँ ताकि हमें थोड़े और ऑप्शंस मिल सके। लिंदाओ अपने लीडर को ये सब करने के लिए थैंक्स बोलता है। लीडर कहते हैं कि तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है और कहने लगते हैं कि हर किसी के लिए ही टाइम लिमिटेड है, एंड में तो हम सबको ये दुनिया छोड़कर जाना है, इसलिए हम सिर्फ आगे बढ़ सकते हैं। लिंदाओ कहता है कि आप ठीक कह रहे हैं। आज ये की मॉम ग्रैंडपा के घर इसे मिलने के लिए आई होती है। यही से कह रही होती कि यूनिवर्सिटी जाने से पहले तुम्हें अपने डैड से मिल लेना चाहिए। ये कहते हैं लेकिन मैं उनसे मिलना नहीं चाहता। ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि लिंदाओ ये दोनों ही वापस घर नहीं आते, इसमें तुम दोनों का कसूर है। ये कब से मेरे साथ रह रहा है लेकिन इसके डैड एक दफा भी इसको मिलने के लिए नहीं आए। तुम उससे कह देना कि ये मेरे साथ ही रहेगा, मैं इसकी तालीम का सारा खर्चा भी उठा लूंगा और इसको यूनिवर्सिटी भी ले जाऊंगा। ये कहकर ग्रैंडपा ये को यहाँ से लेकर चले जाते हैं। अगले दिन लिंदाओ को मैसेज आता है। ये चन को बताता है कि मेरे ग्रैंडपा यहाँ पर आ गए हैं। जब ये दोनों वापस घर आ रहे होते हैं तो ये चन से भी यही कह रहा होता है कि हम यही कहेंगे कि फुटबॉल खेलते हुए मुझे चोट लगी है। चन कहता है कि लेकिन असल मसला ये है कि जब ग्रैंडपा एनजी के बारे में पूछेंगे तो हम क्या करेंगे। तो लिंदाओ कहता है कि हम इस मसले को बाद में हैंडल कर लेंगे। अब ये दोनों जब घर के अंदर आते हैं तो ग्रैंडपा ये पहले से ही यहाँ पर मौजूद होते हैं और इसके साथ ही लिंदाओ देखता है कि एनजी भी यहाँ पर होती है। लिंदाओ एनजी को यहाँ पर देखकर बहुत हैरान होता है। ग्रैंडपा लिंदाओ से कहते हैं कि तुम्हारी बाजू को क्या हुआ है। तो लिंदाओ कहता है कि मैं फुटबॉल खेलते हुए नीचे गिर गया था। ग्रैंडपा एनजी से कहते हैं लेकिन तुमने तो मुझे नहीं बताया। एनजी ग्रैंडपा से कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि आप परेशान हो। एनजी और लिंदाओ एक दूसरे को यूँ देखकर बहुत ही ऑकवर्ड महसूस कर रहे होते हैं। जब ये सब लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम बिजी थे इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। एनजी हमें यहाँ पर लेकर आई है। ग्रैंडपा कहते हैं कि अभी एक और गेस्ट भी है जिसको यहाँ पर आना है। इसके साथ ही एनजी के डैड यहाँ पर आ जाते हैं। लिंदाओ एनजी के डैड को यहाँ पर देखकर बहुत हैरान होता है और एनजी के डैड यहाँ पर नॉर्मली ही बिहेव कर रहे होते हैं। जब एनजी कचरा फेंकने के लिए बाहर आती है तो लिंदाओ भी एनजी से बात करने के लिए बाहर आता है। लिंदाओ एनजी से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। एनजी से पूछती है कि आखिर तुम कब गिरे। तो लिंदाओ कहते हैं कि कुछ दिन पहले। एनजी कहते हैं कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे ग्रैंडपा अपसेट हो, इसी वजह से मैं आ गई। लिंदाओ कहता है कि फिर अंकल यहाँ पर क्यों हैं। एनजी कहती है कि तुम्हारे ग्रैंडपा ने कहा था कि वो मेरे डैड से मिलना चाहते हैं इसलिए मैं उनको इनकार नहीं कर पाई। लिंदाओ कहते हैं कि क्या तुम्हारे डैड जानते हैं। तो एनजी कहती है कि हाँ वो जानते हैं। लिंदाओ बहुत हैरान होते हुए पूछता है कि फिर वो यहाँ पर क्यों आए। एनजी कहती है कि मैंने अपने डैड को इंसिस्ट किया था तो वो मान गए। अब एनजी और इसके डैड ग्रैंडपा को बाय बोल के यहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही लिफ्ट बंद होती है तो एनजी अपने डैड को यहाँ पर आने के लिए थैंक्स कर रही होती है तो डैड कहते हैं कि अब तुम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रही हो। एनजी के डैड इसी बात पर इसको डांट रहे होते हैं कि इतने में लिफ्ट दोबारा खुल जाती है क्योंकि ग्रैंडपा एनजी के डैड को सॉसेजेस देना भूल गए होते हैं। लेकिन ग्रैंडपा इन दोनों की बातें नहीं सुन पाते। अब लिंदाओ ये के पास आता है और उसको कार्ड देते हुए कहता है कि तुम ये पैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, मॉम ने ग्रैंडपा को ट्यूशन फीस दे दी है और उन्होंने मुझे मेरे बाकी खर्चे के भी पैसे दे दिए हैं। लिंदाओ कहता है लेकिन ये पैसे तो मैंने तुम्हारे लिए सेव किए थे। ये इसको एक कार्ड वापस कर देता है और कहता है कि तुम इन पैसों को इस्तेमाल कर लेना। रात को एनसी के डैड जब इसको देखने के लिए आते हैं तो एनसी रोते रोते ही सो गई होती है। डैड एनसी के हाथ से टिश्यूज पकड़ लेते हैं और इनको एनसी को इस तरह से देखकर बहुत बुरा लग रहा होता है। अगली सुबह एनसी ग्रैंडपा को अपना कैफे दिखाने के लिए लेकर आती है। ग्रैंडपा को एनसी का कैफे देखकर बहुत अच्छा लगता है। ग्रैंडपा कहते हैं कि ये सब आइटम्स तो मेरी वर्कशॉप की हैं। एनसी कहती है कि ये पूरा कैफे आप ही की वजह से तो बना है तो इसका सारा क्रेडिट आपको जाता है। एनसी ग्रैंडपा को यहाँ चेयर पर बैठने के लिए कहती है और बताने लगती है कि ये सारे टेबल्स और चेयर्स लिंदाओ ने बनाए हैं। ग्रैंडपा इसको देखकर कहते हैं कि जो टाइम लिंदाओ ने मेरे साथ वर्कशॉप में गुजारा है उसका फायदा हुआ है। अब ग्रैंडपा एनसी का बनाया हुआ केक टेस्ट करते हैं, वो भी ग्रैंडपा को बहुत पसंद आता है। यहाँ पर ये आते हुए कहता है कि ग्रैंडपा देख रहे हैं आप, मैं यहाँ पर मुफ्त में काम कर रहा हूँ। ये सुनकर ग्रैंडपा हंसने लगते हैं। अब हेशन भी ग्रैंडपा से मिलने के लिए आ जाती है कि मैं एनजी की बेस्ट फ्रेंड हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने तुम्हें पिक्चर में देखा है, तुम ऐसे देखने में ज्यादा सुंदर दिखाई देती हो। ये सुनकर हेशन बहुत खुश हो जाती है, कहती है कि सभी ये कहते हैं। अब हेशन ग्रैंडपा को अपना लाइव स्ट्रीमिंग रूम दिखाने के लिए ले जाती है। ये कप साफ कर रहा होता है तो एनसी कहती है कि अगर तुमसे ये टूट गया तो तुम्हें इनके पैसे देने होंगे। ये कहता है कि मैं पैसे क्यों दूंगा। तो एनसी कहती है कि फिर क्या मैं तुम्हारे लिए पैसे दूंगी। ये इसको अंडर एज कह रही होती है तो ये कहते हैं कि अब मैं अंडर एज नहीं रहा, मैं अब कॉलेज जाने वाला हूँ, इसलिए मुझे ये मत कहो। एनसी कहती है कि जब तुम 80 साल के भी हो जाओगे तब भी तुम हमारे सामने अंडर एज ही रहोगे। ये कहता है कि तुम और लिंदाओ तो 80 साल की उम्र तक एक दूसरे के साथ ही होगे। ये बात सुनकर एनसी अपसेट हो जाती है। एनसी ये से कहती है कि क्या तुम शू टियन हे को जानते हो। ये कहते हैं कि हाँ वो मेरे भाई
भाई का बचपन का दोस्त है। एनजी कहती है कि क्या तुम्हारे पास उसका वीचैट है? ये कहता है कि हाँ। एनजी कहती है कि मैं उसका वीचैट देखना चाहती हूँ। ये एनजी को शू टियान हे का वीचैट दिखाता है। वीचैट मोमेंट्स में शू टियान हे सबको ये बता रहा होता है कि मेरी मॉम मुझे शादी करने के लिए फोर्स कर रही है। ये देखकर एनजी बहुत हैरान होती है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 14 खत्म हो जाती है।